जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम बात करेंगे मानव रोग का पार्ट 3। ठीक है, आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वीडियो बन चुका है, उसको आप देखें। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे उसका लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाकर के देखें। ठीक है, आज हम पार्ट 3 वीडियो बना रहे हैं मानव रोग का, जिसमें हमारे एड्स के बारे में आपको जो है अच्छे ढंग से समझाएंगे कि एड्स क्या है और एड्स जो है किस प्रकार से आपको जो है परेशानियां करती है और एड्स को हम किस प्रकार से रोक सकते हैं, इसका लक्षण क्या है। तो आइए हम एड्स के बारे में जानते हैं। तो एड्स एड्स को हम AIDS शॉर्ट में कहेंगे। देखिए इसका पूरा नाम क्या है, तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, याद रखिएगा, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसे अंग्रेजी में भी हम इस प्रकार से एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम ही कहते हैं। तो आपको एड्स का पूरा नाम ध्यान रखना है। आपको एड्स का पूरा नाम पूछा जाता है, बहुत सारे परीक्षाओं में जो है एड्स का पूरा नाम पूछ दिया जाता है सीधा सीधा कि एड्स का पूरा नाम क्या है। तो एड्स का पूरा नाम ध्यान रखिएगा। एड्स एक वायरस जनित संक्रमित रोग है। ठीक है, यह वायरस से होने वाला रोग है और यह जो है संक्रमित होता है। ठीक है, याद रखिएगा, संक्रमित होता है और यह संचारित रोग भी है। ठीक है, यानी संचारित रोग का अर्थ है कि एक मनुष्य से दूसरा मनुष्य में यह जा सकता है। ठीक है, और संक्रमित के मतलब है कि यह संक्रमण के कारण होने वाला रोग है और यह होता किससे, वायरस, जिसे हम विषाणु भी कहते हैं। किस वायरस के कारण होता है, तो HIV वायरस है जिसके कारण जो है एड्स रोग होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एड्स रोग का वायरस का नाम क्या है, तो आप HIV वायरस बोलेंगे। ठीक है, HIV का पूरा नाम भी होता है ह्यूमन इम्यून वायरस। ह्यूमन इम्यून वायरस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ह्यूमन इम्यून वायरस। ठीक है, चलिए, जब अगर एड्स रोग किसी व्यक्ति को हो जाता है तो प्राकृतिक प्रतिरक्षण व्यवस्था जो है उसमें नष्ट हो जाती है। कहने का अर्थ क्या है कि जब आपका जो नेचुरल जो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता है जो आपको शरीर में, आप जो आपका शरीर बना हुआ है, उस शरीर में क्या होता है, नेचुरल यानी प्राकृतिक रूप से ही जब हमारे शरीर का निर्माण होता है उसमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है, विकसित होता है। अब जब आपको एड्स रोग हो जाएगा तो आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है शरीर का वह घटते जाएगा, लगातार घटते जाएगा। और सबसे ज्यादा जो है प्रभाव जो है एड्स का जो वायरस है, HIV वायरस, यह जो है WBC को पहुंचाता है। ठीक है, यानी WBC को अधिक नुकसान यह पहुंचाता है। अच्छा, WBC है क्या, तो WBC व्हाइट ब्लड सेल्स है। आपको पता होना चाहिए कि रक्त का जो है 3 जो है प्रमुख घटक होते हैं, जिसमें RBC, WBC और प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, आपको जब हम ब्लड चैप्टर जब आप पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल हम WBC के बारे में बताएंगे। फिलहाल के लिए यहाँ समझिए कि व्हाइट ब्लड सेल्स है जो क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का यह क्या है, यह समझिए आपका घर है। ठीक है, और इसी को यह क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। कौन, HIV वायरस। और जब आपको घर को ही नुकसान पहुंचा दिया तो उस घर का आदमी है वो क्या हो जाएगा, बेसहारा हो जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से WBC आपके जो है, जो आपका जो ये शरीर है, घर रूपी आपका जो शरीर है, इसको क्या करता है, यह आपको जो है रोगों से क्या करता है, सुरक्षा करता है। यह सुरक्षा कवच है रोग का। ठीक है, और जब इसी को नुकसान HIV वायरस पहुंचा देगा तो आप समझ सकते हैं कि आपका शरीर की हालात क्या होगा। ठीक है, तो WBC को नुकसान यह सबसे अधिक पहुंचाता है, कौन, HIV वायरस। अच्छा, एड्स जब आपको हो जाता है, तो एड्स जब किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसमें लक्षण क्या दिखते हैं, तो आप लक्षण याद रखिएगा। हालांकि बहुत सारे लक्षण हैं, लेकिन कुछ सामान्य लक्षण है जो शरीर में एड्स के रोगी को दिखाई देने लगता है। तो आप सामान्य लक्षण को आप यहाँ पर देखें। तो फर्स्ट है कि लसिका ग्रंथि आपकी फूल जाती है। जो आपके शरीर का जो लसिका ग्रंथि है, ठीक है, वह क्या हो जाता है, आपको फूल जाता है। क्या हो जाता है, फूल जाता है। आप लसिका ग्रंथि क्या है, तो ग्रंथि चैप्टर में आप डिटेल ढंग से जानेंगे कि लसिका ग्रंथि क्या होती है। ठीक है, आप इतना यहाँ पर जाने कि लसिका ग्रंथि जो आपके शरीर के अंदर है, जो लसिका को कंट्रोल करती है, वह क्या हो जाती है, फूल जाती है आपको। ठीक है, याद रखिएगा। और शरीर का भार लगातार आपको कम होगा। जब किसी व्यक्ति एड्स से पीड़ित हो जाते हैं तो आप उसको देखिएगा, उसका वजन जो है ना शरीर का लगातार घटते जाता है। ठीक है, लगातार उसका वजन क्या होगा, घटते जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शरीर का भार लगातार उसको घटते जाएगा। क्लियर है, चलिए। अच्छा, शरीर का भार लगातार और भी रोग हैं जिनमें घटता है। जैसे आपको जो पार्ट 2 वीडियो में हम बताए हैं, जो टीबी रोग है, यानी कि आप जिसको ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं या क्षय रोग कहते हैं, जब टीबी रोग भी किसी व्यक्ति को होता है तो उसमें भी शरीर का वजन जो है लगातार घटता है। तो आप ऐसा ना समझे कि शरीर का वजन लगातार घट रहा है तो आदमी को एड्स ही हो गया है। टीबी भी हो सकता है, बहुत सारे और भी रोग है जिसमें आपका जो है शरीर का वजन लगातार घटता है। तो आपको जो है एक अच्छी जांच से आपको पता चल सकता है कि आखिर मनुष्य को कौन रोग हुआ है। ठीक है, हालांकि यह लक्षण है, शरीर का भार आपको लगातार
कम होते जाएगा। ठीक है, त्वचा पर जहां तहां आपको घाव निकल जाएगा, यानी त्वचा पर जो है आपको घाव जहां तहां निकलते रहेगा। ठीक है, तो यह एक क्या, यह भी एक लक्षण है कि आपको अगर लगातार आपके शरीर पर घाव होते जा रहा है। अब देखिए बचपन में भी हम लोग के घाव हो जाता था, ठीक है, तो वो तो कट छट जाने से, गिर जाने से, या ज्यादा मीठा चीनी हम लोग खा लेते थे जिसके कारण से हो जाता था। लेकिन अगर आपको लगातार, आप बड़ा एक व्यक्ति हैं, आप एक वयस्क मनुष्य हैं, और आपके शरीर पर लगातार जो है आपके त्वचा पर घाव हो रहा है, तो समझिए कि यह भी एक लक्षण है एड्स रोग का। ठीक है, याद रखिए थकावट महसूस करना, जब किसी व्यक्ति को एड्स होता है तो वह हमेशा थकावट महसूस करता है। हालांकि याद रखिएगा आपको टीबी रोग में भी थकावट महसूस होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी जिस जिस रोग में आपको जो है रोग प्रतिरोधक क्षमताएं घटेगी, नष्ट होगी, तो आपको तो थकावट महसूस होगा, यह आम बात है। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि व्यक्ति थकावट महसूस करता है हमेशा, हमेशा जो थका थका फील करेगा, काम करे या ना करे। ठीक है, तो याद रखिएगा यह भी एक लक्षण। अब ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति जो है बहुत काम करके उधर चाहे, आपको पता नहीं कि काम करके आए और थका हुआ महसूस कर रहा है, तो आपको ऐसा लगे कि यार इसको एड्स का हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप देखिए बिना आप सही जो है जांच से के कारण जो है, आप बिना सही जांच के आप नहीं बता सकते कि कोई व्यक्ति को कौन सा रोग हुआ है। ठीक है, तो आप कभी भी अफवाहों पर विश्वास ना करें और गलत फहमी में ना रहें, ध्यान रखिएगा। आप जो है एक अच्छा जांच कराएं। अगर आपको लगता है कि आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग हुआ है, तो अच्छे डॉक्टर से परामर्श लें और एक अच्छी जांच करा करके अपने आप को सेटिस्फाइड करें कि हाँ हमें सही में रोग हुआ है, और हुआ है तो कौन सा रोग हुआ है। ठीक है, याद रखिए, वरना आपको तो हम बताए हैं कि बहुत सारे व्यक्ति तो है अपना गलत फहमी में ही अपने प्राण को गंवा देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो आपको जानकारी बहुत जरूरी चीज है। नेक्स्ट है आपको बीमार रहना। अब देखिए रोग प्रतिरोधक क्षमता ही जब आपके शरीर की घट जाएगी, तो आपको तो बीमार रहना आम बात है। आपको हर एक तरीका का बीमारी होगा, कहे ना एड्स रोग जिसको हो जाएगा, समझिए वो बीमारियों का घर है उसका शरीर, सीधा सा आप लॉजिक में कह सकते हैं कि ये तो समझिए कि एक तरह से फालतू बात हो गई। बीमारियों का घर, यानी आपको एड्स रोग का जब वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा, समझिए कि आपका बीमारियों का घर, आपका जो शरीर है ना, ये बीमारियों का वो घर हो गया। ठीक है, यानी कि प्रत्येक हर एक टाइप्स की, आप जिस रोग को न सुनेंगे वो भी रोग आपके शरीर में समझिए कि हो जाएगा। ठीक है, याद रखें, यानी आप हमेशा बीमार ही रहेंगे। कभी आपको सर दर्द, कभी माथा दर्द, कभी उल्टी, कभी घाव, कभी थकावट, कभी कुछ भी, बहुत सारे होगा। ठीक है, याद रखिएगा, तो हमेशा बीमार रहता है। लगातार पेट खराब रहना, बोले ना हर रोग है, आपको पेट खराब हो जाएगा, आपको उल्टी आ सकता है, आपको घाव होगा, थकावट, बुखार, सर दर्द, माथा दर्द, बदन दर्द, सब चीज रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा आपको लगातार पेट खराब रह सकता है। ठीक है, जिस व्यक्ति को एड्स हो जाएगा उसको लगातार आप देखिएगा कि पेट खराब रहता है। ठीक है, स्मरण शक्ति कम हो जाना। ठीक है, यह भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है कि जिस व्यक्ति को एड्स हो जाता है उसकी स्मरण शक्ति का मतलब समझते हैं, स्मरण शक्ति का मतलब सोचने समझने याद करने की जो शक्ति होती है वह लगातार मनुष्य को घटता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो जब भी किसी व्यक्ति को एड्स हो जाएगा तो उसकी लगातार क्या होगी, स्मरण शक्ति कम होते जाती है। ठीक है, यानी कि याद उसको नहीं रहेगा, अभी वो कुछ बोला 5 दिन बाद उसको कुछ जगह भूल जाएगा। हालांकि साधारण जो मनुष्य होते हैं वो नहीं भूलते हालांकि। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बोल चाल में कष्ट का अनुभव होना, जब एक साधारण मनुष्य बोलचाल की भाषा में बात करता है तो उसको कोई भी प्रकार की कष्ट नहीं होती, लेकिन जब किसी एड्स पीड़ित व्यक्ति से अगर आप बात करिएगा तो उसको बोलचाल में कष्ट होगा, यानी बोलने में उसको या तो थकावट फीलिंग होगा या बोलने में उसको कष्ट होगा, सही ढंग से आवाज नहीं निकल पाएगी, या बात करते समय वो अपने आप को संतुष्ट नहीं, यानी अपने आप को वो स्वस्थ नहीं पाएगा। ठीक है, यानी कि बोलचाल में उसको कष्ट का अनुभव होने लगता है। चलिए नेक्स्ट है आपको कि सर प्रसारण कैसे होता है, यानी कि एड्स रोग फैलता कैसे। देखिए कहा तो जाता है कि एड्स रोग जो है वो भारत देश में था ही नहीं, एड्स रोग आया कहाँ से, अफ्रीका से। बहुत सारे भारतीय जो है अफ्रीका गए और अफ्रीका से ही एड्स को लेकर के चले आए। अफ्रीका गए और अफ्रीका से जो है उनको, अफ्रीका गए अफ्रीकन व्यक्ति से उनको में एड्स हुआ, और वह जब भारत लौटे तो एड्स फैल गया। आप तो एड्स समझिए, एड्स का मरीज आप भारत के हर कोने कोने जगह पर दिखेंगे बहुत सारे। देखिए एड्स फैलने का सबसे प्रमुख कारण है ना, जानकारी नहीं रहना सही ढंग से। तो आप जानकारी प्राप्त करें कि एड्स फैलता कैसे, अगर उस चीज पर आप लगाम लगा लीजिएगा, यानी उस चीज पर आप रोक लगा लीजिएगा, तो आपको जो एड्स फैलेगा ही नहीं। ठीक है, और एड्स को कंट्रोल आगे फैलने से किया जा सकता है। ठीक है, तो प्रसारण यानी फैलता कैसे है सर, जो एड्स का जो है वायरस है, तो पहला संभोग द्वारा। ठीक है, आप अनैतिक जो है संभोग करते हैं, यानी कि कोई महिला है अगर उसको एड्स हो चुका है, अगर आप उसके साथ संभोग करते हैं तो उसका जो है वायरस जो है आपके शरीर में प्रवेश करता है। क्योंकि याद रखिएगा एड्स का जो वायरस है, HIV वायरस, यह रक्त में पनप सकता है, यानी रक्त में
खून यानी ब्लड में जीवित रह सकता है, या मादा के जो है वह अंडाणु और नर का शुक्राणु, ये दोनों में भी यह जीवित रह सकता है, अन्यथा ये ऐसे जीवित नहीं रहेगा। याद रखिएगा एड्स का जो वायरस है HIV, इसको जीवित रहने के लिए या तो रक्त चाहिए या अंडाणु या शुक्राणु, ठीक है। याद रखिए यही 3 जगह पर यह जीवित रह सकता है, याद रखिए। तो अनैतिक संभोग या किसी पुरुष को अगर हो चुका है और अगर वह महिला के साथ संभोग करती है तो उसमें क्या वायरस प्रवेश कर जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा संभोग द्वारा, ये सबसे बड़ा रीजन है। और अशिक्षा में सबसे ज्यादा एड्स फैलने का जो प्रमुख कारण है यही है, संभोग द्वारा। यानी कि अशिक्षित व्यक्ति जो है इस बात को समझते नहीं है कि एड्स फैलता कैसे है, और वह जो है किसी भी प्रकार से जो है अनैतिक संबंध करते हैं और उनको जो है एड्स फैल जाता है, ठीक है। तो दूसरा है रक्त का आदान प्रदान करने से। जब देखिए जब किसी एड्स पीड़ित व्यक्ति का जो है रक्त यानी ब्लड जो है, अगर आप जो है किसी दूसरे जो है स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में अगर उसके ब्लड को प्रवेश करा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, उसका वायरस जो है उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाएगी। तो आप जब भी ब्लड का जो है अपने ऊपर आप शरीर में अगर आप ब्लड को प्रवेश कराएं, यानी ब्लड आप चढ़वा रहे हैं, आपको अगर ब्लड की आवश्यकता पड़ गई शरीर में, तो आप ब्लड को अच्छे ढंग से जांच करवा लीजिए एक्सपर्ट डॉक्टर से, उसके बाद ही अपना ब्लड को क्या कीजिएगा, अपने शरीर में अंदर प्रवेश करवाइएगा। नेक्स्ट संक्रमित इंजेक्शन की सुई लगवाने से। देखिए बहुत सारे डॉक्टर जो होते क्या है, गांव घर के जो झोला छाप डॉक्टर होते करते क्या है कि कुछ पैसे बचाने के चलते करते क्या कि जब आप गए सुई एक आदमी को दे रहे हैं, इंजेक्शन दिए, इंजेक्शन दिया, उसी इंजेक्शन को क्या करें सिर्फ खाली पानी से धो करके और आपको दे दिए। तो होता क्या कि पानी से वो वायरस मरता नहीं। अगर मान के चलिए जिस व्यक्ति को सुई दिए हैं, इंजेक्शन लगाए हैं, अगर उस व्यक्ति का जो है शरीर में एड्स वायरस है यानी HIV वायरस है, तो याद रखिए जब शरीर के अंदर वो जो सुई है गया है तो उसके नीडल पर जो है लग जाता है उसका ब्लड, अब उसको धो दिए तो ब्लड तो साफ हो गया लेकिन वायरस नहीं मरता है, याद रखिएगा। और वायरस उसी पर चिपका हुआ है, और जब उसी जो है इंजेक्शन जो है आपको किसी दूसरा व्यक्ति को अगर ब्लड में प्रवेश कराते हैं उसका सुई, तो क्या होगा, उस वायरस जो अगला व्यक्ति के शरीर के ब्लड में प्रवेश कर जाएगा। तो याद रखिए जब भी आप सुई लगवाने जाए तो नया नीडल यानी नया आप इंजेक्शन लगाएं नया सुई से, ठीक है। याद रखिएगा गर्भवती स्त्री से उसके बच्चों में, याद रखिएगा बहुत सारे महिलाएं होते हैं जो एड्स से पीड़ित होते हैं और उनको पता जब नहीं होता तो उनका जो है वायरस उनके बच्चों में भी चला जाता है। कैसे चला जाता है, क्योंकि आप याद रखिए गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उसके घर में जो बच्चा पल रहा होता है भ्रूण, उसका पोषण कहा जाता है, तो महिलाओं के जो महिला होती है उन्हीं का पोषण जो है ब्लड के माध्यम से जो है उस बच्चे को भ्रूण तक पहुंचता है। तो ब्लड के माध्यम से पहुंचा तो ब्लड में HIV वायरस रहेगा, क्योंकि जब उनको हो चुका है तो बच्चे में प्रवेश करा, जब वो बच्चा जन्म लेगा तो वही HIV वायरस से पीड़ित रहेगा, यानी एड्स रोग उस बच्चा को भी रहेगा। तो आप ये सब जो है देखिए ये सभी जो चीजें हैं ना ये अनजान में और अशिक्षा के कारण होता है। तो याद रखिएगा आप अपने घर के प्रत्येक सदस्य गाँव घर सामूहिक रूप से आप जो है इसका प्रचार प्रसार करें कि ऐसा ना करें और इस चीज से बचें ताकि एड्स को रोका जा सके। चलिए जांच एड्स पता कैसे चलता है सर कि एड्स हो चुका है, तो एलिजा टेस्ट जो है, एलिजा जांच सबसे प्रमुख है। बहुत बार आपको जो क्वेश्चन ये बनता है कि एलिजा जांच किस रोग में की जाती है, तो याद रखिएगा एड्स रोग में। इससे पता चलता है कि व्यक्ति एड्स से पीड़ित है या नहीं। अगर व्यक्ति को आपको पता करना है कि एड्स से पीड़ित है या नहीं तो एलिजा टेस्ट होती है, ध्यान रखिएगा। और यह सबसे प्रमुख टेस्ट है क्या एड्स का। दूसरा है वेस्टर्न ब्लड टेस्ट, यानी यह जांच पॉजिटिव होने पर बताता है कि व्यक्ति HIV से ग्रस्त है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपको वेस्टर्न ब्लड टेस्ट होता है, तो आप पॉजिटिव रहेंगे तो यह बता देगा कि आप HIV वायरस से पीड़ित हैं या नहीं। तो ठीक है यह भी है। PCR जांच, PCR एक जांच होती है जिसे इससे रोग की तीव्रता की जानकारी, यानी इससे पता चलता है कि HIV वायरस कितनी तीव्र गति से आपके जो है शरीर में मतलब आपको विकास कर रहा है आपके ब्लड में, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख जांच है, हालांकि बहुत सारे जांच होते हैं क्योंकि जब भी एड्स किसी को हो गया समझिए वो रोग का घर है और उसको समझिए 100 टाइप्स की जांच होगी, ठीक है। तो आपको इससे बचना है, याद रखिएगा। और बचने के लिए करना क्या है सर, इससे बचाव क्या है इसका, तो रोकथाम क्या बचाव, तो यही है कि आप अनैतिक संभोग ना करें, रक्त का आदान प्रदान करते समय रक्त की अच्छे ढंग से जांच कर लें और संक्रमित इंजेक्शन से आप बचें जितना हो सके। जब इंजेक्शन लगवाने जाए तो आप नए इंजेक्शन को ही लगवाएं। गर्भवती स्त्री है तो उनको अब जानकारी दीजिए, उनको अच्छा से जांच करवा लीजिए ब्लड, अगर उनको HIV है तो अपना वो दवा। हालांकि देखिए आज तक जो है इस दुनिया में एड्स का जो है कोई भी दवा नहीं बना है, कोई भी दवा जो है सही ढंग से नहीं बन पाया। हालांकि उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ जो अलग से दवा दी जाती है ताकि कंट्रोल हो, लेकिन याद रखिए अगर एड्स की दवा पूछे तो एड्स की दवा आज तक कोई नहीं बना है। आगे हालांकि हमारे जो वैज्ञानिक लोग डॉक्टर लोग हैं रिसर्च कर रहे हैं, बन जाएगी तो अच्छा रहेगा। चलिए आज तक तो अभी तक बना नहीं, तो आप एड्स से कैसे बचेंगे, एड्स के बारे में आपको अच्छा ढंग से समझ में आ गया होगा, आपको कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब चलते हैं आपको जो है अगला जो है हम रोग के बारे में आप जो है शुरू करते हैं, ठीक है। तो अगला रोग है आपका जो है रेबीज, ठीक है। तो आइए रेबीज के बारे में हम समझते हैं। तो देखिए रेबीज भी एक बहुत ही खतरनाक रोग है। जिस प्रकार से आप एड्स के बारे में समझे एड्स एक खतरनाक रोग है, उसी प्रकार से रेबीज भी एक खतरनाक रोग है, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर।
अब देखिए रेबीज रोग जो है वायरस से होने वाला रोग है, यह भी एक वायरस से होने वाला रोग है, और यह भी एक संक्रमित रोग है, और यह भी जो है संचारित रोग है। ठीक है, यह भी एक मनुष्य से दूसरा मनुष्य में क्या होता है, फैल सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। यह जो है रैबिडो नामक जो वायरस है जिसके कारण होने वाला यह रोग है। अगर आपसे पूछा जाए कि रेबीज वायरस जो रेबीज जो रोग है वह किस वायरस के कारण होता है, तो आपको करना होगा कि रैबिडो वायरस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यह होता कैसे, इसका वाहक कौन है, तो कुत्ता, बिल्ली, बंदर, चमगादड़ और भी है बहुत सारे जानवर हैं जो इस वायरस का क्या है, संग्राहक होते हैं। यानी कि वायरस जो है इस ये सभी जो जानवर है इसके जो है लार्वा में जो है यह पनपता है, यानी कि यह विकास करता है। कौन, रैबिडो वायरस यानी रेबीज का वायरस। ध्यान रखिएगा, जब ये सब जानवर आपको काटता है, जब ये जानवर आपको काटता है तो इसके जो दांत होते हैं, जब आपका दांत ब्लड में से प्रवेश करता है, जब आपको काटता है तो इसका जो लार्वा में जो वायरस होता है, जो रैबिडो वायरस, वो आपको उस लार्वा से आपको ब्लड में प्रवेश कर जाता है, और ब्लड में प्रवेश करके आपके शरीर के अंदर चला जाता है, और शरीर के अंदर जाकर के यह क्या करता है, अपना एक्टिवेट यानी कि अपनी प्रक्रिया शुरू करता है। ठीक है, लक्षण दिखाना शुरू करता है। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो है रेबीज जब रोग आप किसी व्यक्ति को होता है तो रेबीज रोग में सबसे ज्यादा जो उसका मस्तिष्क प्रभावित होता है। यानी कि समझिए कि मनुष्य का जो है ना ब्रेन ही समझिए अनबैलेंस हो जाता है, यानी असंतुलित हो जाता है। ठीक है, आपका ब्रेन जो है सही ढंग से काम नहीं करेगा। याद रखिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है ये रैबिडो वायरस मस्तिष्क को प्रभावित करता है, मस्तिष्क से आकर के बैठ जाता है और कहता है कि बस अपना कंट्रोल चलाएंगे। ठीक है, तो यह मस्तिष्क को सबसे प्रभावित करने वाला है रोग है। समझिए ना कि जब रेबीज वायरस से जब रेबीज रोग किसी व्यक्ति को होता है, समझिए एक तरह से वो पागल हो, जिस प्रकार से कुत्ता पागल हो जाता है ना, उसी प्रकार से समझिए वो इंसान पागलों जैसा ही व्यवहार करने लगता है, कुत्ता जैसा ही व्यवहार करने लगता है। जैसा कुत्ता व्यवहार करता है ना, कुत्ता भौंकता है वो भी भौंकेगा। ठीक है, याद रखिएगा, तो एकदम पागल ही समझिए कि मनुष्य हो जाता है। ठीक है, देखिए इसके लक्षण क्या है, अगर रेबीज रोग होता है तो उसका लक्षण क्या होता है, तो लक्षण है कि सिर दर्द रहेगा। जब भी किसी, अब देखिए मस्तिष्क को प्रभावित करेगा तो सिर तो दर्द करेगा ना, तो सिर दर्द होगा रेबीज जो है रोग में। हल्का बुखार रहेगा, आपके शरीर में हल्का बुखार रहेगा हमेशा। ठीक है, याद रखिएगा, गर्दन में दर्द इस रोग का प्रारंभिक लक्षण है। सबसे पहले अगर रेबीज रोग किसी व्यक्ति को होता है तो उसका सबसे प्रारंभिक जो लक्षण है उसका गर्दन दर्द करेगा, यानी गर्दन में उसकी गर्दन की जो पेशियां है उसमें हमेशा दर्द रहेगा, और उसका गर्दन जो है ना झुक जाता है। जिस वजह से कुत्ता का जो गर्दन झुका रहता है उसी वजह से उसका भी गर्दन झुक जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, पेशियां फूल जाएगी, पेशियों में दर्द होगा, पेशियां सही से आपको जो गर्दन की पेशियां होती है ना, गर्दन की पेशियां पर जो है उस मनुष्य का कंट्रोल घटने लगता है। ठीक है, याद रखिएगा, और आपकी गर्दन का भार बढ़ जाएगा जिसके कारण गर्दन आपकी झुकी हुई रहेगी। ठीक है, याद रखिए, प्रारंभिक लक्षण है गर्दन में दर्द रहना, गर्दन झुक जाना, गर्दन की मांसपेशी ऊपर से कंट्रोल हट जाना, यह रेबीज रोग का प्रमुख लक्षण है। याद रखिएगा, अगर ऐसा किसी में आपको दिखाई दे रहा लक्षण तो समझ जाएगा कि रेबीज की उसको जांच करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है मुख से लार टपकता है, जिस पर आप कुत्ता के देखे हैं ना कि कुत्ता का मुख से लार टपकता है, कुत्ता हमेशा जीभ निकालने रहेगा, लार टपकता है, उस प्रकार से रेबीज जब रोग किसी व्यक्ति को होता है तो वो भी उसका क्या होता है, जीभ उसी तरीके से बाहर होता है और लार टपकते रहता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए लार तो किसी को मिठाई और इमली देख के भी टपकता है, तो ऐसा मत समझिएगा उसको रेबीज रोग हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसा कंफ्यूजन मत रखिएगा। मुख से लार टपकना ही खाली इस रोग को जो है आप जो नहीं कर सकते, अगर किसी को व्यक्ति को मुख से लार टपक रहा है तो उसको रेबीज रोग हो गया। ये सभी लक्षण लगभग में अगर दिखाई दे रहा है तब आप समझिएगा कि रेबीज उसको हो सकता है। चीखना चिल्लाना, आपको कुत्ता जिस प्रकार से भौंकता है, चीखता है, चिल्लाता है, याद रखिएगा उसी प्रकार से वो मनुष्य भी क्या करेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, जोर जोर, कभी क्रोधित हो जाएगा, कभी सुस्त हो जाएगा, कभी एकदम खिसिया रहा है, चिल्ला रहा है। आप अच्छा बोली भी बोल रहे हैं तो आपको बस चिल्ला रहा है, झपट मार रहा है, झपट करके आपको काटने की कोशिश कर रहा है, दांत काटने की कोशिश सबसे ज्यादा करता है। याद रखिएगा, जिस प्रकार से कुत्ता करता है ना, कभी कभी क्या करता है, कभी कभी सुस्त भी रह जाता है, कभी कभी देखिएगा जैसे कुत्ता सुस्त पड़ा रहता है उस प्रकार से इंसान भी वो सुस्त पड़ जाता है, कोई एक्टिविटी नहीं, समझ में आ रहा है। और कभी कभी क्रोधित हो जाएगा, चिल्लाएगा, चिड़चिड़ाहट, उसका मन जो है चिड़चिड़ापन करते रहेगा, हमेशा लगेगा किसको मार दें, किसको काटें, किसको क्या करें। ठीक है, याद रखें, संक्रमित मनुष्य दूसरे को मारने या दांत काटने की कोशिश हमेशा करता है। जब भी संक्रमित व्यक्ति होते हैं रेबीज रोग से तो क्या करता है, उस मनुष्य को दूसरा मनुष्य को काटने की कोशिश या मारने की कोशिश हमेशा करता है। याद रखिएगा, ये सभी जो है प्रमुख लक्षण है रेबीज रोग का, याद रखिएगा। अब देखिए जल को देख करके डरना, ठीक है ना, यह भी एक समझिए कि प्रमुख या लक्षण है, रेबीज रोग का यह प्रमुख लक्षण है। जिस व्यक्ति को रेबीज रोग हो गया समझिए वो जल से डरेगा, उसको स्नान करने के लिए कहिए ना डर के भागेगा, उसको पानी में हाथ डालने के लिए कहिए, पैर डालने के लिए कहिए, वो भागेगा। ठीक है, आपको ऊपर गुस्सा करेगा, चिल्लाएगा, भाग जाएगा वहां से, पानी से डरता है। और इसी कारण जो है रेबीज रोग के जो रोगी होते हैं वह जल से डरते हैं, इसलिए इस रोग को हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है, हाइड्रोफोबिया रोग भी कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन यह पूछे कि बताइए कि हाइड्रोफोबिया रोग किस रोग का दूसरा नाम है, तो रेबीज रोग का दूसरा नाम हाइड्रोफोबिया रोग है। हाइड्रो का मतलब हो गया आपको जल, और फोबिया का मतलब ही होता है डर, जैसे इस्लामोफोबिया, इस्लाम से डर। ठीक है, बहुत सारे फोबिया होते हैं।
ठीक है। तो याद रखिएगा हाइड्रोफोबिया का अर्थ हुआ जल से डरने वाले व्यक्ति, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिया रोग जो है आपको रेबीज रोग का दूसरा नाम है। जब आप देखिए रेबीज रोग वाले व्यक्ति को नहीं, सबसे समझिए कि रेबीज रोग जिसको होगा ना उसका स्नान के, लेकिन वो पानी में हाथ ही नहीं डालेगा, जैसे कुत्ता कहीं ना कुत्ता पानी भागेगा, तो उसी बात से मनुष्य जब रेबीज रोग किसी व्यक्ति को हो जाता है ना, तो आप साधारण से अपनी भाषा में अगर हम बोले तो याद रखिएगा कुत्ता का जितना भी आप लक्षण देख रहे हैं ना, समझिए कि उसमें सब लक्षण आ जाता है। ध्यान एकदम समझिए, सेम टू सेम कुत्ता ही है, बस इंसान कुत्ता की प्रवृत्ति जैसा बर्ताव। यहाँ तक कि कभी कभी तो रोगी को देखा गया कि कुत्ता की तरह चलना भी शुरू कर देता है, 2 पैर पर नहीं, हाथ को भी पैर बना लेता है, कुत्ता की तरह 4 पैर पर चलता है, भौंकता है, जीभ निकाल देता है, जीभ से खाना खाने की कोशिश करता है, हाथ से नहीं खाता है। याद रखिएगा, क्लियर है। अगर ऐसा लक्षण दिखाई दे तो समझिए कि भाई वो समझिए जिसको रेबी रोग हो गया और उसको में कुत्ता वाला पूरा लक्षण आ गया, समझिए वो नहीं बचता है। क्योंकि एक बात आपको हम बता दें स्पष्ट बातों में कि रेबीज रोग, एड्स रोग, ये 2 ऐसे रोग हैं जिसका आज तक कोई भी मतलब सही ढंग से दवा की खोज नहीं हुई, याद रखिएगा। हाँ कुछ दवाएं हैं बाजार में जिसको से उस रेबी रोग को कुछ कंट्रोल किया जाता है। अगर साधारण आप अभी अभी जस्ट हुआ है कुछ मतलब कि प्रारंभिक जब स्टेज में होता है वो रेबीज रोग का वायरस, तो उसको रोकने या कंट्रोल करने या कम करने की कोशिश करने के लिए कुछ दवाओं का उपयोग किया जाता है। लेकिन जब वो ब्रेन तक पहुंच गया उसका वायरस, तो उसको कोई नहीं बचा सकता, वह इंसान पागल होकर के मर जाता है, उसके ब्रेन में कीड़ा हो जाता है। जिस प्रकार से कुत्ता का कीड़ा हो जाता है उस प्रकार से ब्रेन में कीड़ा। याद रखिएगा खाली खाली कुत्ते से आपको नहीं होगा, याद रखिएगा कुत्ता के काटने से खाली नहीं होता, बिल्ली भी, याद रखिएगा बिल्ली भी, बंदर भी, चमगादड़। इसलिए जब भी सब काटे ना, अगर आपको काट ले गलती से, ऐसे कुत्ता को हम आवारा कुत्ता या पागल कुत्ता भी कहते हैं, अगर ये सब काट ले ना जानवर, तो आप याद रखिए जहां पर आपको काटेगा वहां सबसे पहले आप साबुन से अच्छी तरीके से धो ले उस जगह को। याद रखिए ये सबसे मतलब समझिए ना, ये फर्स्ट आपका काम करना है जब काट ले तब, ठीक है ना, याद रखिएगा। हालांकि देखिए गांव देहात के लोग करते क्या, जब कुत्ता काट लिया ना तो कहते हैं ना कि कितना कुआं तो रहता है जिसको में क्या करता है आपको देखना रहता है उसमें। अरे ऐसा करने से कुछ नहीं, जान चली जाएगी। याद रखिएगा डिजिटल युग है, इसमें आपको जो है दवा पर भरोसा रखना है, ठीक है। टोना टोटका उससे पर कुछ आपको करना नहीं है, ठीक है। तो आइए याद रखिए, चलिए संक्रमित, देखिए संक्रमित कुत्ता मनुष्य को काटने के 3 से 5 दिन के अंदर अगर मर जाता है, अगर आपको कोई कुत्ता है या बिल्ली है अगर वो काटा और 3 से 5 दिन के अंदर में अगर वो मर गया है, तो समझिए निश्चित मान लिया जाता है कि उस जो है वह जो कुत्ता है वह रेबीज वायरस से संक्रमित, HIV वायरस से संक्रमित था। आप कंफर्म समझिएगा कि आपके अंदर रेबीज वायरस चला गया है, HIV वायरस, ठीक है। याद रखिएगा अगर ऐसा होता है तब यह एक क्या है, एक लक्षण है पहचानने का। इस वायरस का उद्भव अवधि जो है 10 दिन से 1 वर्ष। इसका मतलब होता है कि अगर आपको कुत्ता बिल्ली बंदर में से कोई भी अगर HIV संक्रमित जो है यानी रेबीज रोग से ग्रसित अगर कुत्ता बिल्ली बंदर अगर आपको काटता है और आपको कुछ नहीं हुआ 2-4 दिन में, तो आप एकदम आराम से सो जाते हैं, लगता है अरे यार हमको तो कुछ हुआ नहीं। गलतफहमी मत रहिएगा, याद रखिएगा शिक्षित व्यक्ति समझदार व्यक्ति बनिए, सतर्क रहिए। अगर आपको काटता है तो उसकी लक्षण 10 दिन से लेकर के 1 वर्ष हो सकता है, किसी को 10 दिन में 15 दिन में दिखाई देने लगे लक्षण, किसी को 1 साल भी लग जाता है, 1 साल पर लक्षण दिखाई देता है। तो याद रखिए जब भी आपको कुत्ता काटे तो आप इसको हल्के में ना लें, साधारण में ना लें, आप डॉक्टर भी जाए, डॉक्टर से सलाह लें और जो कुत्ता का जो दवा है या इंजेक्शन है उसको लगवाएं, ठीक है। रोगी को पाश्चर टीके की 14 सुइयां जो है याद रखिएगा पेट में लगवानी पड़ती है। ध्यान रखिएगा, आपको कहा जाता है ना कि कुत्ता अगर काटा तो भाई 14 सुई तो आपको नाभिक में लगेगा। नाभिक देखना, नाभिक के अंदर जो है 14 सुई दिया जाता है पाश्चर टीका, ठीक है। रोगी को एंटी रेबीज सीरम की सुई भी लगवानी चाहिए। याद रखिए जब भी आपको कुत्ता बिल्ली काट लेना, आप जाइए, संक्रमित रहे कुत्ता बिल्ली बंदर HIV वायरस से रहे या ना रहे, आप जाइए डॉक्टर से और बोलिए कि हमें कुत्ता काट लिया, आप एंटी रेबीज सीरम ले लीजिए। आपको अगर वो HIV वायरस से संक्रमित हुए तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए ये सुई लगवानी चाहिए। और अगर आपको काट लिया है तो 14 सुई पेट में लगवाइए पाश्चर टीका का। और ह्यूमन डिप्लॉयड सेल टीका, ये पहला टीका है, ठीक है, जो 14 सुइयां लगती है पहला टीका का। दूसरा टीका जो है उसकी 5 सुइयां जांघ में या बाह में लगवानी पड़ती है। याद रखिएगा, तो 14 सुइयां आपको पेट में लगेगी पहला, और दूसरा का जो होगा 5 सुइयां आपको जांघ में या बाह में आपको लगेगा, ठीक है। याद रखिएगा देखिए रेबी रोग से आपको जो है बचाव का उपाय यही है कि आप जो है आवारा कुत्ता बिल्ली जो है उससे आप बच के चलें, ठीक है ना। उसे आप जो है सरकारी कर्मचारी को आप जो संदेश दें कि हाँ भाई हमारे गांव घर में जो है बहुत सारे आवारा कुत्ता होंगे, उसको पकड़ कर वो ले जाएगा, उसको वो क्लियर करता है, उसका उपाय करता है, ठीक है। सरकार बहुत सारे जो है प्रोग्राम चला रही है इस चीज को। याद रखिएगा आपको इससे बचना है तो आपको उस जो संक्रमित जीव जंतु है उससे आपको बचना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, क्लियर है। तो आगे हम चलेंगे। अब देखिए आपको हम एड्स रोग अच्छे ढंग से समझा दिए, आपको जो हम रेबीज रोग भी अच्छे ढंग से समझा दिए। अब अगला जो रोग है अब वो कैंसर पर चलते हैं, ठीक है। तो आइए कैंसर पर देखते हैं, ठीक है। तो कैंसर पर हम आते हैं, देखते हैं, क्लियर। चलिए दोस्तों
आइए अब हम कैंसर के बारे में जानेंगे। देखिए कैंसर भी एक खतरनाक बीमारी है, ठीक है, याद रखिएगा कैंसर भी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, याद रखिएगा। और यह जो है कोशिका के अनियंत्रित विभाजन के कारण होता है। जब हमारे शरीर में, आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में कोशिका का विभाजन होता है नियंत्रित ढंग से, यानी कंट्रोल होते रहता है, शरीर का कमांड है। लेकिन जब वही कोशिका अनियंत्रित ढंग से जब आप विभाजन करने लगता है शरीर के अंदर जो है, तो कैंसर रोग होता है। होता क्या है कि जब कोशिका अनियंत्रित विभाजन होने लगती है तो अनियंत्रित विभाजन होकर जो है एक साथ गुच्छा यानी कि गांठ के रूप में जो है वो निर्माण करता है, कौन, कोशिका, ठीक है, एक साथ जो है गांठ के रूप में जमा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, कैंसर रोग होता है। याद रखिएगा कैंसर को ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं। और कैंसर जो है दो प्रकार के होता है, याद रखिएगा, एक बेनाइन ट्यूमर होता है, एक मैलिगेंट ट्यूमर होता है, ठीक है। याद रखिएगा बेनाइन ट्यूमर जो होता है वह खतरनाक नहीं होता है, वास्तविक स्थान पर यह केंद्रित रहता है और यह अनियंत्रित ढंग से विभाजन नहीं करता, याद रखिएगा, ठीक है। और यह जो है सबसे पहले याद रखिएगा कि बेनाइन जो ट्यूमर है वह खतरनाक नहीं होता, याद रखिएगा, वास्तविक स्थान पर यह केंद्रित रहेगा, जहां हो गया वहीं पर केंद्रित है, यह बढ़ेगा नहीं घटेगा नहीं, याद रखिए, अनियंत्रित ढंग से विभाजन नहीं करता। उदाहरण के लिए मस्सा, आपको जो है मस्सा आप देखे होंगे शरीर में मस्सा जब निकल जाता है तो वह क्या करता है, अनियंत्रित ढंग से विभाजन नहीं करता है और इससे जो है किसी मनुष्य की जान नहीं जा सकती है, ठीक है, याद रखिए, इससे मनुष्य की जान नहीं जाती है, याद रखिएगा, इसको हम बेनाइन ट्यूमर कहते हैं। और यह जो है अनियंत्रित विभाजन नहीं करता, याद रखिएगा। मस्सा एक क्या है, कैंसर का रूप है, याद रखिएगा, मस्सा एक प्रकार की कैंसर है लेकिन यह खतरनाक नहीं होता, इसे जान नहीं जाता। अगला है मेलिगेंट ट्यूमर, जो है यह तेजी से वृद्धि करता है, यानी इसमें जो कोशिका का विभाजन है वह तेजी से करता है और अनियंत्रित ढंग से विभाजन होता है और शरीर के जो है ऊतकों को नष्ट करते हुए आगे की ओर बढ़ता है और शरीर के प्रत्येक हिस्सों तक क्या होता है, संक्रमित होते जाता है, यानी बढ़ते जाता है, ठीक है। इससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती क्या, हो ही जाती है। अगर आपको कैंसर हो गया है और कैंसर का उपचार आप नहीं करवाएं तो आपको तो मरना तय है, 100% नहीं, 101%, ठीक है, याद रखिएगा। कैंसर का उपचार तभी संभव है जब आपको शुरुआती अवस्था में ही आपको कैंसर के बारे में पता चल जाए, तो आपकी इलाज सफल हो सकती है। आपको पता ना, युवराज सिंह क्रिकेटर थे जिनको जो है क्या हो गया, कैंसर हो गया था, हालांकि वो बच गए, ठीक है। देखिए कैंसर भी बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है। और कैंसर जो है शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, मुंह है, आपको जो है पेट है, स्किन है, ब्लड है, ब्रेन है, कहीं भी हो सकता है। कैंसर का कोई निश्चित स्थान, फिक्स स्थान नहीं कि शरीर में कहाँ होगा, शरीर कहीं भी, मुंह में, ओठ में, कहीं भी हो सकता है कैंसर, शरीर के कोई भी हिस्सा में, ठीक है। इससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। वास्तव में इसे ही हम कैंसर कहते हैं, समझिए ना, इसे हम कैंसर नहीं कहते हैं, रियल रूप से कैंसर कहते हैं तो इसी को कहते हैं। अब मस्सा को तो हम लोग मस्सा कहते हैं, कैंसर कहाँ कहते हैं, ठीक है। तो वास्तविक में कैंसर मेलिगेंट ट्यूमर को ही कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए कैंसर के प्रकार कितने हैं, तो कैंसर के लगभग 5 प्रकार जो है समानता माना जाता है। सार्कोमा एक कैंसर का प्रकार है जो संयोजी उत्तक कहें तो सर अस्थि, चर्बी, कास्थि इत्यादि जो होते हैं उसमें जो है होने वाला यह कैंसर है, जिसको हम सार्कोमा कैंसर कहते हैं। अगर अस्थि में हो चुका है, अस्थि बोले तो हड्डी, कास्थि, चर्बी इत्यादि में हो जाए तो उसको हम सार्कोमा कैंसर कह सकते हैं, ठीक है। लिम्फोमा जो है लसिका उत्तक के बारे में आपको पता होना चाहिए, रक्त में लसिका उत्तक होती है, लसिका उत्तक में जो है होने वाला जो है लिम्फोमा, ठीक है, याद रखिए, लिम्फोमा कैंसर इसको कहते हैं, ठीक है। कार्सिनोमा जो त्वचा में, जब त्वचा पर आपको कैंसर हो जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, कार्सिनोमा कैंसर उसको कहेंगे, याद रखिएगा। जब सूर्य की जो परावैंगनी विकिरणें हैं, अगर जो है वह जो है आपको जो है शरीर पर जो है आपके त्वचा पर जो है हानिकारक प्रभाव डालती है तो उससे कैंसर उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्सिनोमा कहते हैं। अब एक है लाइपोसा जो है वसा उत्तक में होने वाला कैंसर है, ठीक है। ल्यूकोमिया जो है ल्यूकोमिया रुधिर कोशिकाओं में होने वाला यह कोशिका है। ब्लड में जब आपको जो है ब्लड में जो है आपको जब कैंसर होता है तो उसको ल्यूकोमिया कहते हैं, याद रखिएगा, क्लियर है। तो यह कैंसर के कुछ प्रकार है, कहाँ होते हैं आपको हम अच्छे ढंग से समझा देंगे आपको, ठीक है, अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। कैंसर के अध्ययन को आप ऑन्कोलॉजी कहते हैं। कैंसर के अध्ययन को, जब कैंसर के बारे में विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है, कैंसर का स्पेशलिस्ट, उसको ऑन्कोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। याद रखें कैंसर होता कैसे, तो शराब पीते हैं, धूम्रपान, तंबाकू, गुटखा, खैनी, सिगरेट, बीड़ी, अगर गांजा, ये सब का आप सेवन करते हैं, नशा का सेवन करते हैं, तंबाकू का सेवन, तो आपका कैंसर होगा। ये सभी से बचे, आपको पहले ही हम वार्निंग दे चुके हैं, याद रखें। ये सब आप कभी भी जो है, ये सब बहुत ही गंदा चीज है, शराब, धूम्रपान, तंबाकू, ये सब का सेवन ना करें, आपकी जान जा सकती है, आपकी जान बहुत ही कीमती है, ये सब कीमती नहीं है, याद रखिएगा, क्लियर है। कैंसर का उपचार कैसे किए जाते हैं सर, तो शल्य चिकित्सा द्वारा कैंसर का उपचार होता है, रेडियोथेरेपी के द्वारा भी कैंसर का उपचार होता है, कीमोथेरेपी के द्वारा, यानी कुछ उपचार है और भी उपचार है। यहाँ तक कि आप कोवाल्ट-60 का जानते हैं ना, कोवाल्ट-60 का प्रयोग, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोवाल्ट-60 का प्रयोग जो है किस रोग में किया जाता है, कोवाल्ट-60, याद रखिएगा, आपको हम लिख देते हैं कोवाल्ट-60 का जो है प्रयोग जो है यह कैंसर रोग में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। कोवाल्ट-60 का प्रयोग जो है आप किस रोग में करते हैं, कैंसर में करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, कोवाल्ट-60, ठीक है। कोवाल्ट-60 के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा।
आज भारत देश में जो है 60 वर्ष से उम्र के जितने भी आबादी है उसमें लगभग में 70% ऐसे लोग हैं जिनको कैंसर हुआ है। और कैंसर बहुत प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, समझ में आए? आपको 60 वर्ष की उम्र जिसकी हो चुकी है, या आप जनगणना कर लीजिए, आपको 100 में अगर आप 100 व्यक्ति को अगर आप लेते हैं जिसकी उम्र 60 से ऊपर है, तो उसमें 70 व्यक्ति आपको लगभग मिल जाएंगे जिनको कैंसर हो चुका है। तो कैंसर एक खतरनाक बीमारी है, इससे आपको बचना। हालांकि कैंसर का भी अभी तक कोई सफल इलाज तो उतना नहीं ढूंढा जा चुका, हालांकि अब जो ऐसा कहा जा रहा है कि कैंसर का भी सफल इलाज संभव हो चुका है, तो अच्छा चीज है, ठीक है। तो कैंसर से आपको बचना है, तो कैंसर के बारे में हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। आज हम एड्स, रेबीज और कैंसर, ये 3 प्रमुख रोग है जिनके बारे में हम आपको अच्छे ढंग से समझा दिए। आप देखिए, आपको हम सबसे पहले बताए हैं कि आपको हम जब समझाए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन याद रखिए ज्यादा देर तक आपको याद नहीं रहेगा। आपको इसको ज्यादा देर तक याद रखने के लिए आपको कॉपी कलम लेकर के बैठना है। जब भी आप मेरा वीडियो देखने के लिए बैठे, आप कॉपी कलम लेकर बैठिए। और याद रखिए, अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 मानव रोग का आप नहीं देखे हैं तो लिंक दिया गया इसके डिस्क्रिप्शन के नीचे, आप जाएं और वहां पर देखें। क्योंकि जब आप तीनों जो है पार्ट आप देखेंगे, यानी तीनों वीडियो आप जब देखेंगे, तब आपको अच्छे ढंग से जो है आपको मानव रोग के बारे में समझ में आएगा। हालांकि कुछ ऐसा नहीं है कि सारा खत्म हो गया मानव रोग, नहीं, और भी रोग हैं, ठीक है। तो ऐसा करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, वीडियो 4-5 हो जाएगा, तो फिर दूसरा टॉपिक पर वीडियो नहीं बनेगा। और भी बहुत सारे वीडियो है जिन पर टॉपिक बनाना है, ताकि बच्चे लोग के सभी जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों विषय अच्छे ढंग से कंप्लीट हो सके। तो हम उम्मीद करते हैं कि जितना जो है आपको रोग से क्वेश्चन पूछा जाता है और जितना रोग आपको जानने के लिए लगभग में जरूरी था, हम आपको अच्छे ढंग से समझा दिए। तो अगर हमको मानव रोग द्वारा जो है आपको जो किसी प्रकार के अगर मानव रोग में दिक्कत है तो कमेंट में आप बताएं। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम आपको चौथा वीडियो में मानव रोग का बनाएंगे, ठीक है। और अगर हमारा पढ़ाने का अंदाज और मेरी जो है पढ़ाई अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप साइंस की बात चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें कि हाँ सर, हमें क्या आपको समस्या है या आपको वीडियो समझ में आ रहा है, पढ़ाई तो अच्छा लग रहा है, तो आप लिख सकते हैं कि हाँ सर हमें अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं, और अगला जो टॉपिक है आपको किस चीज पर चाहिए आप कमेंट में लिखें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।